नमस्ते दोस्तों। पटना बिहार का वो शहर जिसे हम एजुकेशन हब कहते हैं। चित्रकूट नगर और मछुआ टोली जैसे जगहों पर हर साल हजारों सपने बुने जाते हैं। दूर दूर से लड़कियां आती हैं, आंखों में डॉक्टर या ऑफिसर बनने का सपना लिए, ये सोचकर कि ये शहर उन्हें एक नए मुकाम तक पहुंचाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोचिंग कॉरिडोर्स की चमक धमक के पीछे कितना गहरा अंधेरा छुपा हुआ है? जनवरी 2026 में एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक 18 साल की मासूम नीट एस्पिरेंट जो जहानाबाद से अपने कैरियर की शुरुआत करने पटना आई थी, उसकी मौत हो गई। शुरुआत में इसे एक मेडिकल इमरजेंसी बताया गया, एक ऐसी बात जिसे शायद लोग कुछ दिन में भूल जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे पर्दे उठने शुरू हुए, ये कहानी सुसाइड से बढ़कर एक नेशनल स्कैंडल बन गई। एलिगेशंस लगे रेप के, मर्डर के, और एक सबसे डरावनी बात, एक हाई लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव करप्ट के लिए। सोचिए, जिस हॉस्टल को गर्ल्स ओनली कहकर माँ बाप अपनी बेटियां छोड़ जाते हैं, वहां क्या हो रहा था? शंभू गर्ल्स हॉस्टल के नाम पर चलाने जाने वाला यह फैसिलिटी क्या वाकई एक सुरक्षित ठिकाना था या फिर क्राइम एक्सप्लॉयटेशन का एक गहरा जाल? इस वीडियो में हम सिर्फ मौत के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस फोरेंसिक नेग्लिजेंस की जिसने एक मर्डर को सुसाइड बनाने की कोशिश की। हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल कॉम्प्लेक्सिटी की, जहां पुलिस ने शायद उन्हीं लोगों को बचाने की कोशिश की जिन्हें उन्हें पकड़ना चाहिए था। हम इस पूरे केस को एक सिस्टमेटिक एनालिसिस करेंगे, टाइमलाइन से लेकर उन फोरेंसिक सबूतों तक जिन्होंने सिस्टम की पोल खोल कर दी। हाय, माय नेम इज कौशिकी एंड आज के इस एपिसोड में हम इस केस के हर उस पहलू को उजागर करेंगे जो पटना के इस एजुकेशनल कॉरिडोर में छुपा हुआ है। ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, ये बिहार के उन हजारों एस्पिरेंट और सिक्योरिटी का सवाल है जो आज भी उन अनरेगुलेटेड और प्रीडेटरी हॉस्टल में रह गए हैं। तैयार हो जाइए क्योंकि हम डिसमेंटल करने जा रहे हैं उस फैब्रिकेटेड सुसाइड नैरेटिव को और ढूंढने जा रहे हैं उस सच को जो सिस्टम ने हमसे छुपाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी सेंट्रल फिगर की। एक 18 साल की लड़की जो जहानाबाद से अपने घर वालों की उम्मीदों का बोझ लेकर पटना आई थी, वो नीट की तैयारी कर रही थी। एक डॉक्टर का सपना उन हजारों रूरल बिहार की लड़कियों का चेहरा है जो अपने छोटे शहरों से निकलकर उड़ान भरना चाहती हैं। लेकिन उसे क्या पता था कि चित्रकूट नगर का सिंबल गर्ल हॉस्टल उसके लिए एक पिंजरा बन जाएगा। जब उसकी मौत हुई तो पुलिस ने बड़े आराम से कह दिया एग्जाम स्ट्रेस था, शायद इसलिए सुसाइड कर लिया। लेकिन क्या ये वाकई ऐसा था या ये सिर्फ एक आसान रास्ता था केस को दबाने का? अब मिलते हैं इस कहानी के मेन सस्पेक्ट से, मनीष रंजन, जिसे लोग मनीष चंद्रवंशी भी कहते हैं। इस आदमी का प्रोफाइल किसी फैमिली विलेन से कम नहीं है। कुछ साल पहले तक ये प्राइवेट हॉस्पिटल में सिर्फ 15,000 रुपए की नौकरी करता था, लेकिन देखते ही देखते इसके पास पटना और जहानाबाद में मल्टी करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे आ गई? ऐसा कैसे हो सकता है? इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स इशारा करते हैं कि ये हॉस्टल सिर्फ एक फ्रंट था, असली काम तो कुछ और ही चल रहा था। और जब बात बिगड़ी तो मनीष की पत्नी नीलम अग्रवाल विक्टिम की फैमिली के पास सेटलमेंट का प्रेशर बनाने पहुंच गई। अगर ये सुसाइड ही था तो सेटलमेंट किस बात का? यहाँ सिस्टम का असली चेहरा सामने आता है। पटना पुलिस का इनिशियल रिपोर्ट इतना सुस्त और सस्पिशियस था कि सवाल उठाना लाजमी है। रोशनी कुमारी, ये चित्रकूट नगर की ऑफिस इंचार्ज थी। इनका काम था क्राइम सीन पर तुरंत पहुंचना, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक ये 3 दिन तक वहां गई ही नहीं। इनफैक्ट उन्होंने एक ड्राइवर को हॉस्टल ढूंढने भेज दिया। सोचिए, इतनी ही सीरियसनेस थी। हेमंत झा, कदम कुआं पुलिस के एडिशनल ऑफिस इंचार्ज, इन्होंने ना तो कोई इंटेलिजेंस कलेक्ट की और ना ही एविडेंस सिक्योर करने में तेजी दिखाई। एंड थर्ड, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इन्होंने तो बिना पूरी इन्वेस्टिगेशन के ही रेप को रूल आउट कर दिया और सुसाइड थ्योरी पर अड़े रहे, जबकि फैमिली चीख चीख कर कह रही थी कि बॉडी पर चोट के निशान हैं। आप लोग अवगत हैं कि 9 तारीख को एक युवती जो वहाँ पे नीट की तैयारी कर रही थी, वो बेहोशी की हालत में अपने कमरे में पाई गई थी, जिनको इलाज के लिए तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया था। उनके परिजनों को इन्फॉर्म किया गया था और उसके बाद 6 से 10 तक यह युवती जो है इलाजरत रही।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उनको मेदांता ले जाया गया था, जहाँ पे दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात जो पुलिस का अनुसंधान वगैरह था वो पूर्व से चल रहा था, कांड भी दर्ज कराया गया था। इसमें जो डॉक्टर इनका इलाज किए थे, जो गायनेकोलॉजिस्ट थे और जो डॉक्टर्स ने प्रिस्क्रिप्शन वगैरह था, वो सब पुलिस को प्राप्त हुआ है। इसमें जो अभी तक का हम लोग को आया है, जो डॉक्टर का रिपोर्ट है, जो डॉक्टर के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें किसी भी तरह का सेक्सुअल एब्यूज़ की बात नहीं आई है अभी तक। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं मिला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस चीज़ पे पूर्ण विराम लगेगा, परंतु जो अभी तक का प्राइमा फेसी है, डॉक्टर का रिपोर्ट, डॉक्टर के जो जांच कराए गए हैं, जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन वगैरह है, विभिन्न डॉक्टरों के यहाँ पे जांच हुआ है, कहीं पे भी इस तरह की बात नहीं आई। अच्छा, आप गई तो आपकी बेटी से आपकी कुछ बातचीत हुई? वो किस हालत में थी? नहीं, बेहोश थी बेटी। मेरी बेटी नहीं बोली। देख के हम अति हो गई कि ऐसा बेहोश कभी नहीं हुई है बच्चा से। हम तुरंत कहें कि कुछ काट खा ली है बेटी के, बोली कि नहीं। तुरंत जाके हॉस्टल में पोछा लगाई अथी, हमको पता नहीं था। और हुआ से दवाई के अथी लाई। हॉस्टल में पोछा कौन लगाया? वार्डन लगाई। अच्छा। हाँ, और हाथी सीसी कमरा भी खोल के देखे कि सीसीटीवी कैमरा नहीं था वहाँ? खोल ली थी। बोले कि बेटा तुमको सर गलत भी हुआ है। सिर हिला के बोली हाँ। क्योंकि हम पिता है, हम अभी बात नहीं करने में है। हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, अन्याय होना चाहिए और हम क्या कर सकते हैं। निर्भया जैसी कांड हुआ है, मेरे हॉस्पिटल और हॉस्टल दोनों मिल करके पैसा मैनेज करके अच्छा हमारी बेटी को जानबूझ के उसकी हत्या की गई और हम अभी बोलने में असमर्थ हैं। अब बात करते हैं फॉरेंसिक ट्रूथ की, जो पुलिस की बनाई हुई एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रिक्शन को ध्वस्त कर देती है। 6 जनवरी को लड़की बेहोश मिलती है, उससे 3 अलग अलग हॉस्पिटल ले जाया जाता है और 11 जनवरी को वो मौत से हार जाती है। और आपको पता है पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने कहा कि उसने एंटी डिप्रेसेंट या नींद की गोलियां खाई थी और उसे टाइफाइड था। उन्होंने एक डायरी भी रिकवर नहीं की ताकि सुसाइड का एंगल पक्का हो सके, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, पीएमसीएच और एम्स ने सच उगल दिया। डेथ बाय स्ट्रैंगुलेशन, मौत गोली खाने से नहीं बल्कि गला घोटने या दम घुटने से हुई थी। सेकंड, फिजिकल वायलेंस, बॉडी पर नेल एब्स्ट्रैक्शंस मींस नाखून के निशान और ब्रूसेस मिले हैं जो साफ दिखाते हैं कि उसने बचने की कोशिश की थी। एंड थर्ड, द स्मोकिंग गन, विक्टिम की लेगिंग्स पर सीमेन के ट्रेसेस मिले। ये रेप एंड मर्डर का क्लियर केस था जिसे पुलिस टाइफाइड और सुसाइड बनाने पर तुली हुई थी। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, सीसीटीवी फुटेज में 5 जनवरी को यानी लड़की के बेहोश मिलने से 6 दिन पहले 6 लड़के हॉस्टल के अंदर जाते हुए दिखे। एक गर्ल्स हॉस्टल में 6 लड़के क्या कर रहे थे? मनीष रंजन ने उन्हें अंदर क्यों आने दिया? ये कोई हादसा नहीं था, ये एक मेथोडिकल प्लान किया गया क्राइम था जिसे एक सुसाइड नैरेटिव के पीछे छुपाने की कोशिश की गई। आगे हम बात करेंगे उस हॉस्टल की बिल्डिंग की, क्यों पड़ोसियों को वहां डिस्को लाइट्स दिखी, क्यों उस गर्ल्स हॉस्टल का टॉप फ्लोर एक इल्लीगल अड्डा बन चुका था। अब हम चलते हैं उस जगह पर जहां ये सब कुछ हुआ था। कभी कभी किसी बिल्डिंग की दीवारें सिर्फ ईंट पत्थर नहीं होती, वो गुनहगारों की ढाल बन जाती है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल की आर्किटेक्चर और वहां का माहौल कुछ ऐसा था कि वहां क्राइम होना कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सिस्टमेटिक डिजाइन लगता है। पटना का चिलगुप्त नगर का एक भीड़ भाड़ वाला इलाका जहां हर गली में एक हॉस्टल है और एडमिन का कोई कंट्रोल नहीं, लेकिन शंभू गर्ल्स हॉस्टल में कुछ अलग ही हो रहा था। पड़ोसियों ने बताया कि हॉस्टल के टॉप फ्लोर पर रोज रात को चमकती हुई डिस्को लाइट्स दिखती थी। लोग सोचते थे शायद कोई क्लब है, लेकिन एक गर्ल्स ओनली हॉस्टल में डिस्को लाइट का क्या काम? वहां साउंड प्रूफ ग्लासेस विंडो लगाई गई थी ताकि अगर अंदर से कोई चीखे या चिल्लाए तो बाहर सड़क पर खड़े किसी भी इंसान को कानों कान खबर ना हो। विटनेस ने ये तक बताया कि वहां लड़कों का आना जाना आम बात थी। यह हॉस्टल कम और एक इल्लीगल अड्डा ज्यादा बन चुका था। यहाँ लड़कियों की सुरक्षा से ज्यादा इलिक्ट एक्टिविटीज को प्रायोरिटी दी जा रही थी।
क्राइम इन्वेस्टिगेशन में द गोल्डन आवर सबसे जरूरी होता है, लेकिन यहाँ तो पूरे 3 दिन 72 घंटे तक बर्बाद कर दिए गए। सोचिए, लड़की बेहोश पड़ी है, लेकिन पुलिस ने उसके कमरे को, उसके कपड़ों को, उसके बेड को सील तक नहीं किया। ये कोई गलती नहीं थी, बल्कि उन्हें मौका दिया गया था एविडेंस मिटाने का। अगर मैं गलत कह रही हूं तो आप टाइमलाइन देखिए और खुद फैसला कीजिए। 6 जनवरी को विक्टिम बेहोश मिलती है। हॉस्टल स्टाफ उसे हॉस्पिटल भर्ती कराते हैं। 6 से 10 जनवरी लड़की कोमा में पड़ी है, लेकिन पुलिस सीन को सिक्योर करने की जहमत नहीं उठाती है। 11 जनवरी उसकी मौत हो जाती है और परिवार रेप का आरोप लगाता है। 13 जनवरी पुलिस स्टेटमेंट देती है, कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है, ये सिर्फ सुसाइड है। बिना किसी फॉरेंसिक रिपोर्ट के ये नतीजा कैसे निकाल लिया गया? 15 से 25 जनवरी भारी प्रोटेस्ट के बाद मनीष रंजन की अरेस्ट होती है और सस्पेंशन शुरू होता है। 25 से 26 जनवरी फाइनली एफएसएल रिपोर्ट आती है, जो कंफर्म करती है कि कपड़ों पर सीमेन था और मौत स्ट्रैंगुलेशन से हुई थी। सवाल यह है कि जब फोरेंसिक एविडेंस इतना क्लियर था तो पुलिस ने 2 हफ्ते तक झूठ क्यों बोला? अब बात करते हैं कि मनीष रंजन ने यह सब क्यों किया। एक 15,000 की नौकरी करने वाला आदमी इतनी जल्दी करोड़पति कैसे बना? इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स का मानना है कि ये हॉस्टल सिर्फ एक फ्रंट था, एक बड़ा सेक्स रैकेट के लिए जो टॉप फ्लोर पर चलाया जाता था और यहाँ से ब्लैक मनी जनरेट होता था। पटना के ये प्राइवेट हॉस्टल्स बिना किसी फंक्शनल सीसीटीवी कैमरा के चल रहे हैं ताकि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाया जा सके। जब कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं तो अकाउंटेबिलिटी भी नहीं। प्रीडेटर्स के लिए ये एक सेफ हेवन है और भ्रष्ट ऑफिशियल्स के लिए ये एक कमाई का जरिया है। उन्हें पता है कि अगर कुछ हुआ भी तो सुसाइड का टैग लगाकर फाइल बंद कर दी जाएगी। एक मासूम लड़की कोमा में थी और सिस्टम उसकी मौत का इंतजार कर रहा था ताकि कहानी को अपने हिसाब से मोड़ सके। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि फॉरेंसिक साइंस उनके इस एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को बेनकाब कर देगी। वेट कीजिए, क्योंकि आगे हम बात करेंगे उन पुराने केसेस की जिनसे ये ट्रेजेडी मिलती जुलती है और वो रिकमेंडेशंस जो शायद आगे किसी भी बेटी की जान बचा सकते हैं। अब हम आ पहुंचे हैं इस दर्दनाक दास्तान के आखिरी पन्नों पर। शंभू गर्ल्स हॉस्टल का ये केस एक अकेली घटना नहीं है, ये सिस्टमेटिक फेलियर है जो बिहार के उन अनरेगुलेटेड हॉस्टल कॉरिडोर्स की असलियत दिखाता है जहां हर मोड़ पर खतरा है। इस केस ने हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है कि सिस्टम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले सच दबाने की, फॉरेंसिक साइंस झूठ नहीं बोलती। पुलिस ने दिन रात एक कर दिया था यह साबित करने में कि यह सिर्फ एक सुसाइड है, लेकिन जब फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आई तो उनका सारा झूठ बाहर आ गया। मार्क्स ऑफ स्ट्रैंगुलेशन और सीमन के डिटेक्शन ने साबित कर दिया कि उस रात वहां एक दरिंदगी हुई थी। ये मौत नहीं, मर्डर था। और उन पुलिस ऑफिसर्स का क्या? रोशनी कुमारी और हेमंत झा का सस्पेंशन ये कंफर्म करता है कि लोअर लेवल पर नेग्लिजेंस सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि एविडेंस टेम्परिंग और नैरेटिव बदलने का जरिया था। उन्होंने एक प्रीडेटर को वो विंडो दी जिसमें वो बच सके। अगर हम पीछे मुड़कर देखेंगे ना तो ये पहली बार नहीं है। 2018 का मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस याद है? 1999 का शिल्पी गौतम मर्डर केस। हर बार पैटर्न वही होता है। सिस्टम पहले इग्नोर करता है, फिर कवर अप की कोशिश करता है और अंत में जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तब जाकर थोड़ी बहुत कार्रवाई होती है। हम कब तक अपनी बेटियों की मौत का इंतजार करेंगे एक सिस्टम को जगाने के लिए? अब वक्त आ गया है कि हम रिएक्टिव होने के बजाय प्रोएक्टिव बने। इस ट्रेजेडी से सीख लेते हुए कुछ सख्त नियम उठाना अब लाजमी हो गया है। फर्स्ट, मैंडेटरी लाइसेंस एंड ऑडिट्स। पटना के हर उस हॉस्टल का ऑडिट होना चाहिए जो बिना किसी लाइसेंस के चल रहे हैं। नाइट विजन सीसीटीवी और फायर सेफ्टी सब लग्जरी नहीं, जरूरत है। सेकेंड, राइट एक्ट इम्प्लीमेंटेशन। हॉस्टल में लेडी वार्डन्स और वेरीफाइड गार्ड का होना कंपलसरी है, वरना उन्हें तुरंत बैन कर देना चाहिए। एंड थर्ड, इंडिपेंडेंट ओवरसाइट। जब भी किसी रेसिडेंशियल फैसिलिटी में ऐसी सस्पिशन मौत हो तो इन्वेस्टिगेशन लोकल पुलिस के बजाय एम जैसे इंडिपेंडेंट बोर्ड से शुरू होनी चाहिए ताकि कोई लोकल इन्फ्लुएंस काम ना कर सके।
एंड लास्ट, डिजिटल एविडेंस प्रोटेक्शन। सीसीटीवी फुटेज और व्हाट्सएप चैट्स को तुरंत सिक्योर करने का एक डिजिटल प्रोटोकॉल होना चाहिए ताकि कोई गुनहगार सबूत न मिटा सके। चित्रगुप्त नगर में उस नीट एस्पिरेंट की मौत एक वार्निंग है। बिहार के लाखों बच्चों के सपने इन प्रेडेटरी हॉस्पिटल और नेग्लिजेंट सिस्टम की भेंट नहीं चढ़नी चाहिए। अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई फिर कोई बेटी इन्हीं अंधेरी गलियों में खो जाएगी। इंसाफ सिर्फ उन्हें सजा देने में नहीं जो गुनहगार है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाने में है जहां कोई और मनीष रंजन पैदा ना हो सके। अगर इस न्यूज से रिलेटेड और भी कोई अपडेट आएगा तो मैं जरूर यहाँ पे पिन करके अपडेट कर दूंगी। तब तक के लिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी आवाज बुलंद रखिए। और अगर आपको रियल क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपकी राय क्या है और आपको आगे किस केस के रिलेटेड वीडियो चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद।